हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम वहाँ पे करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ। अब डिसीजन मेकिंग जो होता है वहाँ पे मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। डिसीजन मेकिंग मैनेजर वही करता है, डिसीजन मेकिंग ही मोस्टली करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस के अंदर, जिसके लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेते रहना पड़ता है। रूटीन लाइफ में एवरी डे उसे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें देखना है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 8 टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन तो मैनेजर लेता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आती रहती है उसे सॉल्व तो करता है, लेकिन उस डिसीजन लेने की अलग अलग टेक्निक्स है। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन वो अलग अलग टेक्निक को यूज़ कर सकता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है मैनेजर के लिए डिसीजन लेने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे the modern techniques of decision making can be broadly divided into two groups. डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोग्राम डिसीजंस, सेकेंड वन इज नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। देखिए, एक तो ये मॉडर्न टेक्निक्स है। ट्रेडिशनली ये टेक्निक्स एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी, या फिर हम कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। मैनेजर्स अपने हिसाब से टेक्निक्स यूज़ करके डिसीजन लिया करते थे, लेकिन अभी आज के ज़माने में इन मॉडर्न वर्ल्ड बहुत सारा स्टडी हुआ है एंड उसके बेसिस पे टेक्निक्स को एनालाइज किया गया है कि कौन कौन सी टाइप की टेक्निक्स होती है डिसीजन लेने के लिए। चलिए, दो टाइप में उसे डिवाइड किया है। एक होता है प्रोग्राम डिसीजंस, दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अब प्रोग्राम डिसीजंस क्या रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे कि जो बिजनेस में एवरी डे या हम कहेंगे रूटीन जो प्रॉब्लम अराइज होती है डे टू डे लाइफ में, जिसे सॉल्व करनी होती है मैनेजर को, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जिस तरीके से किया जाता है उसे हम कहेंगे प्रोग्राम्ड डिसीजंस। कि सेम तरह की प्रॉब्लम बार बार अराइज होती है तो एक ही टेक्निक उसी सिचुएशन में हम रिपीटेटिव यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, ऐसी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन जो बार बार नहीं होती है, रिपीटेटिव नहीं होती, कभी कभार ही प्रॉब्लम अराइज होती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो जहाँ पे मैनेजर को कुछ अलग तरीक़ों से डिसीजन लेना होता है। मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया। अब जनरली ऐसा कुछ होता तो है नहीं, रूटीन लाइफ में तो नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसी चीज़ें होती है, तो उसके बेस पे मैनेजर को डिसीजन लेना है तो वो कौन सा फॉलो करेगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को वो यूज़ कर सकता है। एंड प्रोग्राम डिसीजंस में क्या आने वाला है, जो रूटीन डे टू डे प्रॉब्लम्स रहती है। मान लो मैनेजर को सप्लायर सिलेक्ट करना है, या फिर एरिया सिलेक्ट करना है मार्केटिंग के लिए, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, एडवर्टीज़मेंट कहाँ करनी है, कौन से मीडिया से करनी है, ये सारी रूटीन चीज़ें रहती है। तो वो प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम डिसीजंस में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है गेम थ्योरी, डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क टेक्निक एंड क्यूइंग टेक्निक। नॉन प्रोग्राम में आने वाला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, ह्यूरिस्टिक्स, नॉमिनल ग्रुप एंड क्वालिटी सर्कल। ये चीज़ें आने वाली है एंड हम एक एक इसको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। चलिए, सबसे पहले उन लोगों ने हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज़ प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अ प्रोग्राम डिसीजन इज़ यूज फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज़। रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ या रिपीटेटिव जो प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में, उसे सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। जनरली लोअर लेवल मैनेजर्स मेक सच डिसीजंस टू डील विथ रूटीन बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ऐसे डिसीजंस जो रूटीन लेने होते हैं, सेम तरह के ही होते हैं, भले ही डिफ़िकल्ट हो लेकिन रूटीन है,
तो वैसे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे। कौन लेगा? लोअर लेवल मैनेजर्स ले सकते हैं, उसमें टॉप लेवल को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। दिस टेक्निक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। क्वान्टिटेटिव टेक्निक भी इसे कहा जाता है। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स है या फिर प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जैसे जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सके। जैसे कि मान लो हमें सेल्स आउटपुट रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स के रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं, या फिर लेबर्स कितने आवर्स काम कर रहा है उसका डिसीजन लेना है, मशीनरी के आवर्स रिलेटेड डिसीजन लेना है। तो ये सारे ही चीज़ें हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो वैसे डिसीजन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक रिलेशन रहेगा वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स मतलब जैसे हमने कहा कि प्रोडक्शन यूनिट की हम बात करेंगे तो मान लो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लेबर्स जितने घंटे ज़्यादा काम करेंगे उतना ही प्रोडक्शन यूनिट्स में ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को, दोनों वेरिएबल्स को स्टडी करके फिर डिसीजन लिया जाएगा कि चलो लेबर से कितने आवर्स काम करवाना है तो वो लोग पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर सके, प्रोडक्शन अचीव कर सके। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह के डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। नाउ linear programming, it is based on assumption that a linear or straight line relationship exists between variables and that the limits of variation can be determined. देखिए वेरिएबल्स मतलब जो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स है या नंबर ऑफ़ आवर्स है, उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशन स्टडी किया जाता है। नाउ for example, in a factory, the variables may be unit of output per worker, material cost per unit of output, etc. फैक्ट्री में ये कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। All such variables have linear relationships within certain limits. By solving linear equation, one can establish the optimum work or output in terms of cost, time, manpower और machine utilization etc. देखिए ये जो हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं उनकी जो भी इक्वेशंस रहती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था लेबर आवर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स का कि चलो ज़्यादा लेबर आवर्स होंगे उतना ही प्रोडक्शन भी इन यूनिट्स ज़्यादा होने वाला है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की इक्वेशन हो गई। तो इन इक्वेशन को क्या होता है, स्टडी किया जाता है फॉर एंड डिसाइड किया जाता है ऑप्टिमम वर्क या ऑप्टिमम आउटपुट या फिर मिनिमम कॉस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। द लीनियर टेक्निक इज़ यूजफुल स्पेशली इन केसेस वेयर इनपुट डेटा कैन बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू डेफिनेट मेजरमेंट। देखिए जिन चीज़ों को हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं वैसे तरह के डिसीजन ही यहाँ पे लिए जाएंगे इन लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए ये हमारा सबसे फर्स्ट हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन इज गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी में क्या होने वाला है कि बिजनेस क्या करेगा, अदर बिजनेसेस को देख के या फिर एनवायरनमेंट के कुछ और फैक्टर्स को देख के वो डिसीजन लेगा। जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि उसका कॉम्पिटिटर फेस्टिवल के टाइम पे कोई ऑफर्स लाने वाला है, तो उस एक्सपेक्टेशन के बेस पे उसे जो लग रहा है कि इन फ्यूचर कॉम्पिटिटर ये स्टेप ले सकता है, कुछ नई ऑफ़र ला सकता है, तो हम अभी से ही डिसीजन ले लेंगे, कुछ पहले ही हम भी एक्शन ले लेंगे, हम कुछ नई ऑफ़र्स ला देंगे, हम भी कुछ नया सोचेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो वैसे डिसीजन मेकिंग को गेम थियोरी कहा जाता है। देखिए गेम थियोरी इज स्टडी ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन
मेकिंग इंटरडिपेंडेंट चॉइसेस। इंटरडिपेंडेंट चॉइसेस यहाँ पे की जाती है, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के बारे में सोच के डिसीजन लेता है। क्या होगा, कॉम्पिटिटर के बारे में हम सोचेंगे कि कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है फ्यूचर में, उसके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकता है, या फिर कोई ऑफ़र नया ला सकता है, या फिर वो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो उस सोच के ज़रिए, उस चीज़ों के ज़रिए हम क्या करते हैं, अभी से कोई डिसीजन लेने लगते हैं। हम भी हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं, या फिर हम भी प्राइस कम करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरडिपेंडेंट चॉइसेस हो गई। कुछ हमने सोचा दूसरे बिजनेस के बारे में एंड हमने डिसीजन लिया, उसे हम कहेंगे गेम थियोरी। According to game theory, two or more decision makers adapt to each other's moves and decisions. Game theory is used in business decisions such as competitive pricing. देखिए ऐसी चीज़ों में गेम थियोरी यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी कॉर्पोरेशन में इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स Coca-Cola drink with the expectation that competitor Coca-Cola may also do the same. इसने क्या सोचा कि भाई दूसरी कंपनी है वो प्राइस बढ़ा सकती है उसके प्रोडक्ट की, उसके बेस पे उसने क्या किया, उसकी प्राइस में चेंजेस कर दिए। इसे हम कहेंगे गेम थ्योरी। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमुलेशन। थर्ड आता है सिमुलेशन टेक्निक। अब यहाँ पे क्या होगा, सिमुलेशन में जो भी डिसीजन आइडिया होगा, जब भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है, आइडियाज़ आते हैं मैनेजर को, उस आइडिया को पहले ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, मान लो अभी कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट लाया है या फिर उसके प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिट्स बना के सीधा मार्केट में बेचना चालू कर देगी, नहीं। क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, पहले कुछ थोड़े लोगों को या कस्टमर्स को या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में वो प्रोडक्ट बेच के ट्राई करेगी कि कस्टमर का रिव्यू कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आइडिया आया, आइडिया जनरेट हुआ एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, या जो डिसीजन लिया गया वो एकदम से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, पहले हम उसे सिमुलेट करेंगे। मतलब पहले हम ट्रायल लेंगे कि वो आइडिया या डिसीजन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे सिमुलेशन टेक्निक। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। द लाइकली बिहेवियर ऑफ इवेंट्स एंड वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड इन एन आर्टिफिशियल और सिमुलेटेड सिचुएशन। देखिए, आर्टिफिशियल और सिमुलेटेड सिचुएशन में चेक किया जाएगा हमने जो डिसीजन लिया है उसको। जैसे कि अभी देखिए, द इफेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन सिमुलेटेड सिचुएशन रादर देन इन रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में सीधा डिसीजन हम फॉलो नहीं कर देंगे, हम पहले क्या करेंगे, उस आइडिया को सिमुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी may judge the effectiveness of an advertising campaign by screening to a selective audience in a mini theater at a shopping complex before releasing the campaign on the television network. अब यहाँ पे क्या किया गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसने क्या किया, सीधा उसका एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पे नहीं दिया है। अभी पहले क्या किया, उसने कुछ लोगों पे या कुछ ऑडियंस को वो एडवर्टीज़मेंट दिखा के उसने ट्राई किया कि वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ही वो एड टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निक हमारा सिमुलेशन टेक्निक, थर्ड वन। ना फोर्थ वन इज़ क्यूइंग टेक्निक। चलिए, ना क्यूइंग टेक्निक में क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे, दिस टेक्निक इज यूजफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वेटिंग लाइन और वेटिंग लिस्ट इन द केस ऑफ रेलवे रिजर्वेशंस, कैश कलेक्शन काउंटर्स एट द शॉपिंग सेंटर, एडमिशन टू कॉलेजेस एक्सेट्रा। ये सारी जो कोई जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, वेटिंग लाइन बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि हम वेकेशंस की बात करें तो रेलवे रिजर्वेशन के लिए लाइंस बढ़ जाती है,
फेस्टिवल की बात करें तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, बहुत सारी पब्लिक आती है शॉपिंग करने के लिए, बिलिंग काउंटर पे बहुत सारी लाइन हो जाती है, ठीक है। तो वैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, अलग से एक्स्ट्रा बिलिंग काउंटर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, ताकि उस टाइम वहाँ पे रश कम हो जाए। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग को कहा जाता है क्यूइंग टेक्निक। फॉर इंस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉलेज एडमिशन, अब यहाँ पे कॉलेज एडमिशन की बात की है, more counters can be set up for receiving application and for collection of fees. At the time of admission क्या होता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा काउंटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिस स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे काउंटर्स बढ़ाए जाते हैं ताकि फटाफट से एडमिशन का काम हो सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज़ टू डिटरमाइन optimum number of service facilities required and cost of such services। देखिए दिस टेक्निक, इसमें क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ सर्विस, कि मैक्सिमम लोगों को हम सर्विस दे सके, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल की हम अगर बात करें, अगर हम एक्स्ट्रा काउंटर्स नहीं रखते हैं, ज़्यादा बिलिंग लाइन हो रही है तो क्या होगा, पब्लिक परेशान होके, लोग परेशान होके चले जाएंगे छोड़ के, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ला सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को हम सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टेक्निक, क्यूइंग टेक्निक। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क टेक्निक। चलिए बात करेंगे नेटवर्क टेक्निक की। यहाँ पे क्या किया जाता है नेटवर्क टेक्निक में, अब ये टेक्निक यूज़ कहाँ पे होगी, कुछ हम कहेंगे प्रोडक्शन मेथड या फिर जो सर्विस हम देते हैं, अब उस टाइम क्या होता है, कुछ प्रोसेस फॉलो की जाती है, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन की बात करें, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो बहुत सारे मशीन्स से प्रोसेस हो रहा है सीक्वेंस में, या फिर अलग अलग लेबर के पास वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, नेटवर्क टेक्निक में स्टडी किया जाएगा अलग अलग रूट या अलग अलग पाथ को, कि किस सीक्वेंस में वो प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एंड वो बहुत लंबा अगर सीक्वेंस हो रहा है तो बीच में से अननेसेसरी चीज़ों को हटा के ट्राई किया जाता है कि कम से कम टाइम में वो प्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसे कहेंगे हम नेटवर्क टेक्निक। नाउ मैनेजर्स यूज नेटवर्क टेक्निक लाइक PERT एंड CPM। PERT का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड। नाउ मैनेजर्स यूज द नेटवर्क टेक्निक लाइक PERT एंड CPM इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वेयर सेवरल एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। देखिए जहाँ पे सेवरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है कोई काम करने के लिए, वैसी चीज़ों में ये टेक्निक यूज़ होगी। विद द हेल्प ऑफ सच टेक्निक द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कैन बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। देखिए जो चीज़ों में डिले हो रहा है या कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करने में डिले हो रहा है, तो उस टाइम ये टेक्निक यूज़ करके स्टडी किया जाएगा उस प्रोसेस को, अननेसेसरी चीज़ें हटाई जाएगी एंड काम को एज पर शेड्यूल ख़त्म करने की ट्राई किया जाएगा। द मैनेजर कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, the activity that takes the longest time, and monitor or speed up the critical path so that the project gets completed on time। मैनेजर क्या कर रहा है, क्रिटिकल पाथ को स्टडी कर रहा है। क्रिटिकल पाथ मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड उसके बाद क्या किया जाता है, स्पीड अप किया जाता है उस प्रोसेस को, ताकि प्रोसेस या प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म हो जाए। ये हो गया हमारा नेटवर्क टेक्निक। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी। चलिए अभी प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब कुछ इवेंट या एक्टिविटी होने के कितने चांसेस है उसे स्टडी किया जाएगा एंड उसके बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। मान लो हम कहेंगे, हम हमारे कॉम्पिटिटर की बात करें तो हमें ऐसे लग रहा है कि चलो वो उसके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देगा या ये प्रोडक्ट में कोई चेंजेस ला देगा,
तो ये चीज़ों की हमें प्रोबेबिलिटी कितनी लग रही है, कितने उसके होने के चांसेस है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी। अ प्रोबेबिलिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चांस दैट सर्टन इवेंट और आउटकम विल ऑकर। कोई इवेंट या आउटकम होने के चांस कितने हैं वो देखा जाएगा। The theory of probability decision is based on assumption that there is a chance of a certain event or outcome to take place. Based on available data and subjective judgment on the part of the manager, various probabilities are assigned to alternative courses of action. देखिए, अभी हमने कुछ सोचा है कि कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ इवेंट फ्यूचर में हो सकते हैं, तो वो होने के चांसेस कितने हैं एंड उसके लिए हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव स्टेप्स लेंगे, क्या क्या डिसीजन हम उस टाइम पे लेंगे, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करेंगे। मतलब 50% चांसेस है कॉम्पिटिटर के प्राइस चेंज करने के, प्राइस कम करने के फ्यूचर में, हमें ऐसे लग रहा है कि वो इवेंट हो जाएगा। तो उस केस में हम कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डिसीजंस लेंगे और उसके भी चांसेस कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। द लाइकली आउटकम और इवेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड एंड मोस्ट लाइकली ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। अब हमने जो भी ऑल्टरनेटिव सोचे हैं, ऑप्शन सोचे हैं, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पे ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अभी पे ऑफ मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफ में हम क्या देखने वाले हैं, कोई भी इवेंट हो या प्रोजेक्ट हो, उसके सामने रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न या रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लेंगे। नाउ पे ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच इनेबल्स मैनेजर्स टू मेक अ चॉइस ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, मान लो हमारा प्रोडक्ट है, अब हम वहाँ पे हमें 3-4 लोकेशन है, हमारे पास 3-4 एरिया है ऑप्शन में कि कहाँ कहाँ पे हम उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो चारों ही एरिया में मार्केटिंग करने का कॉस्ट हम देखेंगे एंड उसके सामने कितना हमें रिटर्न मिलेगा वो हम स्टडी करेंगे। मतलब कितना पे ऑफ हमें मिलेगा वो हम देखेंगे एंड उस ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेबल है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ अ पे ऑफ रिप्रेजेंट्स द रिटर्न और रिवॉर्ड फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स और एन इंडिविजुअल ऑल्टरनेटिव। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने, a manager may take a decision to increase sale and profit by increasing advertising, improving quality of the product, improving packaging of the product, reduction in price, etc. Each alternative or combination of alternative may provide expected payoff. देखिए, मैनेजर क्या कर रहा है, सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसके पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग का है, क्वालिटी इंप्रूव करने का है, पैकेजिंग इंप्रूव करने का है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उसके पास है। अब सारे ही ऑल्टरनेटिव का वो क्या देखेगा, कॉस्ट के अगेंस्ट पे ऑफ चेक करेगा एंड उसके बाद वो डिसीजन लेगा। दैट इज़ पे ऑफ मैट्रिक्स। अभी आगे बढ़ते हैं डिसीजन टेक्निक, डिसीजन ट्री टेक्निक। चलिए, ना व्हाट इज डिसीजन ट्री टेक्निक। देखिए, डिसीजन ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जो हमने पे ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किया, जहाँ पे हम कितना रिटर्न मिलता है वो देखते हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी में आगे हम स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, हमने जो भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए हैं उसके अंदर और हम ऑप्शंस देखते जाएंगे एंड हम उसके बाद डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन ट्री इज ए एक्सटेंशन ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। डिसीजन ट्री इज अ ग्राफिक मेथड by which a decision maker can work out alternative solutions available to him, their outcome and probabilities associated with each of them, and evaluate the comparative outcomes to find the optimum
सॉल्यूशन। देखिए उन लोगों ने अभी एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को। फॉर इंस्टेंस, अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरर may find out that there is a good demand for ready-made garments. क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, उससे पता चला कि रेडीमेड गारमेंट की बहुत डिमांड हो रही है। He may then decide whether to manufacture and distribute only cloth or undertake the manufacture and distribution of ready-made garments as well. अभी पहली चीज़ वो क्या सोच रहा है, मैन्युफैक्चर करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ। इन ऑर्डर टू मेक दिस डिसीजन, मैन्युफैक्चरर शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिसिपेटेड पे ऑफ वेरियस एक्शंस एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ सच आउटकम अकरिंग। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी उसके पास ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सेकेंड ऑल्टरनेटिव, सबका वो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटीज़ देखेगा कि चांसेस कितने हैं सक्सेस होने के, मतलब पे ऑफ सारे ही ऑल्टरनेटिव पे कितना मिल रहा है। जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होगा वहाँ पे वो सिलेक्शन करेगा। दिस इज डिसीजन ट्री टेक्निक अंडर प्रोग्राम डिसीजन। ना आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने प्रोग्राम डिसीजंस ख़त्म कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक। चलिए, व्हाट इज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग? ऐसी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन जो डे टू डे लाइफ में अराइज नहीं होने वाली है, ऐसी प्रॉब्लम जो कभी कभार ही क्रिएट होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। वो हो जाएगा नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। चलिए, उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन हमें दिया है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर यूज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन और प्रॉब्लम्स ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर। देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नए तरह की ही प्रॉब्लम है जो रूटीन नहीं होती है, ठीक है। एंड नॉन रिकरिंग, जो प्रॉब्लम बार बार नहीं आती है, कभी कभार ही आई, उसे सॉल्यूशन लाना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। द नॉन प्रोग्राम डिसीजंस रिक्वायर सब्जेक्टिव जजमेंट। द टॉप मैनेजमेंट डील्स विथ सच डिसीजन। देखिए, यहाँ पे डिसीजंस कौन लेने वाला है, टॉप मैनेजमेंट। आगे प्रोग्राम डिसीजंस कौन लेता था, लोअर लेवल मैनेजमेंट। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। यहाँ पे सबसे पहला आने वाला है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्रुप में सब लोग सोचेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। एंड जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है सब सोचेंगे, सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, किसी ने आइडिया दिया है तो उसे दूसरा पर्सन सिमुलेट करके देखेगा। सिमुलेट मतलब आगे जो हमने पढ़ा था सिमुलेशन, कुछ ट्रायल किया जाएगा उस डिसीजन मेकिंग का कि वेदर वो डिसीजन सक्सेसफुल है या नहीं है, एंड उसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। नाउ द ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम वॉज डेवलप्ड बाय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। द पर्पज ऑफ दिस टेक्निक इज टू जनरेट न्यू or creative solution to solve problem. In a brainstorming session, multiple ideas are generated. देखिए, जितने भी लोग मिले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टॉप मैनेजमेंट में, सारे ही लोग अपने अपने आइडियाज़ को देंगे। One person's ideas would stimulate someone else, and then the combined power of group can generate greater number of ideas. किसी ने आइडिया दिया है, उसे सिम्युलेट किया जाएगा किसी और के थ्रू, एंड उसके बाद सब लोग मिलके डिसीजन लेंगे। ना फॉलोइंग आर एसेंशियल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? एसेंशियल्स, एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। जितने भी लोग आइडियाज़ को देने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो नए नए आइडियाज़ लाए। सेकेंड इज़ नो आइडियाज़ आर एवर क्रिटिसाइज। किसी के भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उससे क्या होगा, वो पर्सन डीमोटिवेट हो जाएगा और आइडियाज़ देना छोड़ देगा। नेक्स्ट इज़ एम्फसिस टू बी प्लेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ आइडियाज़। जितने भी आइडियाज़
सब लोग दे रहे हैं, तो वहाँ पे फोकस किस पे किया जाएगा? क्वालिटी ऑफ आइडियाज़, क्वालिटेटिव आइडियाज़ को लाना है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडियाज़ बाय अदर इज़ टू बी एनकरेज्ड। देखिए, दूसरों के आइडियाज़ को भी मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। नाउ इन अ टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, a group of persons, say 5 to 10, sit across a table to generate ideas. The leader of the group puts across the problem. All possible ideas are generated to solve the problem. The ideas are recorded for discussion and analysis, and finally the best idea is selected. ये उन लोगों ने एक प्रोसीजर बताया है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का कि क्या प्रोसीजर होती है। एक ग्रुप मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, लीडर जो रहेगा या जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम को बताएगा सबको। उसके बाद सब अपने अपने आइडियाज़ देंगे एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग किया जाता है। ये हो गया टिपिकल या ट्रेडिशनल हम कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक। चलिए ना अभी आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, अब यहाँ पे क्या होता है, आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में कैसा था, ग्रुप में सारे ही लोग डिस्कस करके आइडियाज़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी लोग मिले हैं ग्रुप में, सब लोग पहले इंडिपेंडेंटली सोचेंगे कि जो भी प्रॉब्लम बताई गई है, लीडर ने बताई है या मैनेजर ने बताई है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सब अपने अपने आइडियाज़ को इंडिपेंडेंटली सोचेंगे। सबसे पहले वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सब लोग अपने आइडियाज़ सोचेंगे एंड जब वो लोग बताएंगे एक दूसरे को आइडियाज़, तब वो लोग डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। देखिए, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इन एनजीटी। द ग्रुप मेंबर्स think independently. Each person comes up with own ideas independently. This technique restricts initial interaction among the group members. देखिए, इनिशियल इंटरेक्शन नहीं होगा ग्रुप के अंदर। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कैसा है, जैसे ही प्रॉब्लम बताई गई सीधा डिस्कशन चालू हो जाएगा, इंटरेक्शन चालू हो जाएगा एंड आइडियाज़ जनरेट हो गई। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले किसी ने इंटरेक्शन करना नहीं है, सबने खाली आइडियाज़ के बारे में सोचना है, उसके बाद इंटरेक्शन होगा। द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड बाय ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। जब सब लोग आइडियाज़ बता देंगे उसके बाद ही इंटरेक्शन चालू होगा। नाउ नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। चलिए, डेल्फी टेक्निक क्या होता है। अब ये टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिज़िकली लोग मिलेंगे नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वीडियो कॉल से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, वैसे ही मीटिंग की जाएगी। फेस टू फेस यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी। तो डेल्फी टेक्निक, दिस टेक्निक इज सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एक्सेप्ट दैट द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट मीट फेस टू फेस। ये एक मेन चीज़ रहेगी यहाँ पे कि ग्रुप मेंबर्स फेस टू फेस नहीं मिलते हैं। द ग्रुप मेंबर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, मे बी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स और कंट्री और इवन इन अदर कंट्रीज़। लोग अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में या कंट्री में हो सकते हैं। द ग्रुप मेंबर्स मे इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फेस टू फेस वो लोग फिजिकली नहीं मिलेंगे। ये हो जाएगा डेल्फी टेक्निक। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वालिटी सर्कल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस के कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका ग्रुप बनाया जाएगा जिसे कहेंगे क्वालिटी सर्कल्स, और वो लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड आइडियाज़ जनरेट करेंगे, तो वो हो जाएगा क्वालिटी सर्कल्स। नाउ डॉक्टर इशिकावा काओरू first popularized the concept of quality circles in Japan in the early 1960s. A quality circle is a small group of employees from the same work area or department that volunteer to meet regularly in order to identify, analyze and solve work related problem. अब ये जो ग्रुप बनने वाला है, जो क्वालिटी सर्कल बनेगा, वो सेम फील्ड से रहेगा, सेम वर्क एरिया से रहेगा। मान लो फाइनेंस है या मार्केटिंग है, ठीक है, सेम एरिया से ही वो लोग बिलोंग करेंगे।
Quality circles members provide suggestions to the management for improvement or for solving the problem. Generally, management of professional firms accept the suggestions and take quick decision to improve the problem area. प्रोफेशनल फर्म के जो मैनेजर्स रहते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं क्वालिटी सर्कल को. नाउ ये हो गया क्वालिटी सर्कल. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक टेक्निक. अब यहाँ पे क्या होगा, रूल ऑफ थंब फॉलो किया जाएगा. व्हाट इज रूल ऑफ थंब? क्या होगा, मैनेजर अपना जजमेंट लगाएगा यहाँ पे, उसे हम कहेंगे रूल ऑफ थंब. जैसे हम कहेंगे कि मान लो प्राइस हम कम करते हैं तो प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ता है, तो ये एक रूल ऑफ थंब बन जाता है. ये हम जजमेंट लगा सकते हैं, ठीक है. तो वैसा जजमेंट लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उसे हम कहेंगे ह्यूरिस्टिक टेक्निक. इट इज़ अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट यूजेस रूल ऑफ थंब ह्यूरिस्टिक्स टू फाइंड सॉल्यूशंस और आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस on the assumption that people can regularly pay in installments rather than in lump sum at one time. देखिए, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम कहेंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ठीक है, वैसी चीज़ें बिजनेस क्या सोचता है, अगर हम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देते हैं तो ज़्यादा कस्टमर उसे ख़रीदना पसंद करते हैं. तो ये एक रूल ऑफ थंब बन जाता है, ठीक है. ये ऐसा हो सकता है, नॉर्मली हम जजमेंट लगा सकते हैं. तो ये हो गया ह्यूरिस्टिक टेक्निक. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स को पढ़ लिया. प्रोग्राम कौन से होते हैं, नॉन प्रोग्राम कौन से होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म हो गया है. क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच एवरीवन.